हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। तो जब भी आप कैंसर को देखें तो कैंसर का मतलब होता है क्रीप करना, किसी चीज़ का रेंगना। अगर आप बायो के अंदर बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनको हम क्रीपर कहते हैं। जितनी भी वाइन्स हैं, बेलें, जो बेल होती है, हमारे पास फैमिली कुकर बीटेसी हम पढ़ाते हैं बीएससी के अंदर, उसमें बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम इरेक्ट नहीं होते, वो क्रीप करते हैं, रींग के ग्रो करते हैं, उनको हम क्रीपर कहते हैं। इसी तरह बहुत से एनिमल्स हैं जो क्रीप करते हैं, जिस तरह स्नेक है आपके पास और बेशुमार लिजर्ड्स हैं। बहुत से रेप्टाइल मैक्सिमम जो हैं वो क्रीपर्स हैं, क्रीप के चलते हैं। तो उससे ही हम इसको रिलेट करते हैं कि कैंसर भी एक क्रीपर है, रींग के चलता है। तो अगर आपको ये एमसीक्यू पूछा जाए कि 4 डिजीज़ हैं हमारे पास, एक हम जो है हार्ट अटैक है, उसके अलावा हीमोफीलिया है, और उसके साथ जो है हम एक कोरोना वायरस को ले लेते हैं, साथ कैंसर। तो ऊपर स्टेटमेंट पूछी हो कि पिक और सर्कल द क्रीपर डिजीज़, तो आपने किसको टिक करना है? कैंसर को। ठीक है जी। तो आगे हम इसमें 3 चीज़ों को देखते हैं। पहला कैंसर का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसकी ट्यूमर्स और उसके बाद इसके बैरियर्स। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो कैंसर के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे कुछ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर दूं कि स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस में रहे। देख लें, आप एक दिन पानी बहुत ज़्यादा पिए लेकिन बॉडी में जितनी वाटर की ज़रूरत है उतनी रखी जाएगी, बाकी आपकी यूराइन फॉर्मेशन के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ कर दी जाती है। बॉडी का टेम्परेचर की बात कर लें, आप ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाह रहा होता है, लेकिन बॉडी जो है वो स्वेट की फॉर्म में, एवेपोरेशन काज कूलिंग आपने पढ़ा, स्वेट के ज़रिए जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। अगर आपने किसी दिन ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले ली है तो जितना बॉडी ने आपकी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत है वो कर लेगी, जितना उसने स्टोर करना है वो कर लेगी, और बाकी ग्लूकोज है वो यूराइन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर दूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे राधे शर्मा, जो है वो इंडियन लखनऊ से बिलोंग करते हैं। मेरी उससे कॉन्वर्सेशंस हुई तो मैंने बहुत से अपने रिलीजियंस के आइडियाज़ उसके साथ शेयर किए, उसने अपने रिलीजियंस के आइडियाज़ मेरे साथ शेयर किए। तो मैंने एक पॉइंट रेज़ किया कि यार, ये जो आप काऊ का यूराइन यूज़ करते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो वैसे पहले तो मैं इस चीज़ को वैसे ही आम ही समझता था, लेकिन जब उसने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए तो मेरे जहन में भी कुछ बात आई। देखें स्टूडेंट्स, यूराइन में बेशुमार ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत से वेस्ट हैं, बहुत सी ग्लूकोज है जो यूराइन के ज़रिए रिलीज़ होती है। वो आपकी बॉडी का तो वेस्ट है, लेकिन हो सकता है किसी और बॉडी में वो काम की चीज़ हो। आज की बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी है, ये जितने भी हमारे पास रैट्स हैं, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बनाए हैं, इनके अंदर से जो हम जीन लगाते हैं उनसे जो बनती हैं एंटीबॉडीज़, वो उनके यूराइन के ज़रिए रिलीज़ होती हैं। वही यूराइन फिर हम यूज़ करते हैं। समझ आ रही है? इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में क्या होता है कि मेडिसिन जो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हमने करनी है, तो वो वैक्सीनेशन डायरेक्ट लोगों को करवाते नहीं, उसके रिलेटेड जीन जो है वो काऊ के अंदर लगा देंगे। अब काऊ के दूध में वो एंटीबॉडीज़ बनेगी या कोई भी हार्मोन्स बनेगा, वो जो शख्स जो है वहाँ का वो पिएगा तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है वो वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास और बेशुमार, अगर बहुत से ऐसे जीन्स हैं वो बॉडी के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लगा दिए, जब उनमें यूराइन फॉर्मेशन हुई, वो यूराइन जो है जब प्लांट एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं इनके अंदर, प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी शो करते हैं। आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का पढ़ा है, तो वो केमिकल्स चले जाते हैं प्लांट्स के अंदर और प्लांट उनको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो बता जो मैं रहा था वो ये था कि आपकी बॉडी के अंदर ना कोई भी चीज़ इम्बैलेंस नहीं है। आपकी सेल डिवीजन है, आपकी बॉडी में टेम्परेचर है, आपकी बॉडी में वाटर है, आपकी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है,
आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस है, आपकी बॉडी में एयर्स है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी बॉडी में सेल्स की डिविजन्स है, हर चीज़ इम्बैलेंस है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हर चीज़ बैलेंस्ड है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्बैलेंस है। समझ आ रही है? तो इसी तरह आपकी बॉडी में जो है सेल की जो डिवीजन है ना वो बैलेंस है। कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसकी बॉडी में फॉर एग्जांपल ये हाथ और ये हाथ, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नॉर्मल हैंड है, इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी हो गई है और इसकी ग्रोथ छोटी है। नो, दोनों हाथ का साइज बराबर है। आपकी ये जो बाजू हैं, एक का बाजू जो है, एक राइट वाला बाजू जो है वो 5 फीट है, लेफ्ट वाला 3 फीट है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान में ये ग्रोथ बैलेंस्ड है, ये होम्योस्टैसिस है। आपने चैप्टर जो 15 सेकेंड ईयर में पढ़ा है होम्योस्टैसिस के अंदर बहुत सी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। मैट्रिक में भी आप होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ के आए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि सेल डिवीजन कंट्रोल में होती है, लेकिन कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। वो जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी उसके नतीजे में आपकी बॉडी में ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं रहती। आपकी बॉडी में ग्रोथ जो है वो इर्रेगुलर है। बॉडी में जो ग्रोथ है वो इर्रेगुलर है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे ये स्किन है, यहाँ पे ये मेरी डर्म्स है, लेयर है, एक्टोडर्म्स है, इसके अंदर जो सेल्स है उसके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ट्यूमर बन जाएंगे। क्या बनेंगे? ट्यूमर। ट्यूमर बनते ही अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल से हैं, उसके अंदर सेल्स के क्लाउन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बॉडी जो है उसमें नॉर्मल नहीं रहती, बॉडी के पार्ट जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो अब जब आप ट्यूमर को, मैंने बताया कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन का क्लस्टर होता है, सेल का गुच्छा होता है, उस ट्यूमर की 2 टाइप्स हैं। एक वो है जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं और एक वो है जिसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर की 2 टाइप्स मैंने स्टूडेंट्स आपको बताई हैं। पहले मैंने कैंसर की वर्ड का ओरिजिन, कैंसर का इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मेलिटीज, और अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह के ट्यूमर्स हैं। इनको ज़रा गौर से सुनना है। एक वो है जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और एक वो है जिसको हम बिनाइन या बिनीन ट्यूमर कहते हैं। तो इसको आपने ये देखना क्या है कि जो बिनाइन ट्यूमर है ना, ये ज़रा थोड़ा सा शरीफ है, ये शरारती नहीं है, ठीक है। ये काइंडनेस, मतलब कि ये बहुत रहम दिल है। अगर आपकी बॉडी में ये एक सेल है, यहाँ पे इस सेल के अंदर ये बिनाइन ट्यूमर बनता है तो ये यहाँ पे ही रहेगा, ये लोकलाइज्ड होके रहेगा, बॉडी के अंदर मूव नहीं करेगा, अपनी एक ख़ास पोजीशन में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह रिमूव नहीं होता। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें तो आप एक्सरे के ज़रिए या और डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके आप इसको एरेडिकेट कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास फिर हो गया बिनाइन ट्यूमर, एक तो ये शरीफ है, शरारती नहीं है, अपनी पोजीशन पे रहता है, ट्यूमर है तो एक ही जगह पे रहेगा, वहाँ से मूव करके बॉडी में आगे नहीं जाता। तो ऐसे ट्यूमर को हम कहते हैं बिनाइन, और इसकी ट्रीटमेंट इजीली है, आराम से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका ऑपरेट जो है वो बहुत इजी है। लेकिन जो असल में कैंसर है, जो असल में ट्यूमर आपकी बॉडी में डिटीरियोरेशंस काज करता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो लीथल है, वो है मैलिग्नेंट। ये स्टूडेंट एक ऐसा ट्यूमर है, अगर ये आपकी बॉडी में किसी जगह पे हो गया ना तो इसने जगह पे लोकलाइज नहीं होना, ये बॉडी में मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि बिनाइन ट्यूमर मूव क्यों नहीं करता और मैलिग्नेंट ट्यूमर मूव क्यों करता है। ठीक है जी, तो अब जब मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखें ना तो इसको समझाने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे किसी यूरोपियन कंट्री की एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। जी लेट्स सपोज हम यूरोपियन को छोड़े, हम ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कनाडा,
ये जो कंट्री है ना, इनके अंदर बेशुमार स्किन कैंसर के आपको जो है पेशेंट्स मिलेंगे जिनमें स्किन कैंसर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि उनमें स्किन कैंसर क्यों हुआ, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। एक रीजन उसकी ये है कि वहाँ पे ओजोन लेयर की डिप्लीशंस हुई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आ रही हैं जब वो स्किन पे पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में वो स्मॉल साइज़ की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उससे जो है वो आपने लैम्डा और वो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। चलो मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूँ। फिजिक्स में आपने पढ़ा कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, लैम्डा। अगर किसी चीज़ की लैम्डा मीन के ये एक रेडिएशन है और एक ये रेडिएशन है, नीचे वाली की जो लैम्डा है ये छोटा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो ही लैम्डा छोटा एनर्जी ज़्यादा, लैम्डा बड़ा एनर्जी कम। ठीक है जी। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जब आपके सेल पे पड़ती हैं तो उससे वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में डिटीरियोरेशंस काज करती हैं जिससे स्किन कैंसर होता है। दूसरी रीज़न ये बताई जाती है कि वो लोग ज़रा थोड़े से सेंसिटिव हैं, वो धूप को इतना जो है वो जो है उनके जीन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे होते, उनमें मेलानिन प्रोटीन नहीं बनती क्योंकि जो लोग जितने ब्लैक हैं उनकी स्किन के अंदर उतनी ही मेलानिन प्रोटीन है। तो दूसरी रीज़न ये बताई जाती है कि उसमें मेलानिन प्रोटीन जो है वो नहीं बनती, वो सेंसिटिव हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उनके अंदर स्किन कैंसर। अब देखें जी, और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, अक्सर आपका अगर कोई स्टूडेंट्स दोस्त जो है कोलीग अगर कोई यूरोपियन कंट्री में गया हो इन कंट्री में पढ़ने के लिए या आपके कोई रिलेटिव में, तो वो ज़रूर बताएंगे जो ही आप वहाँ से लैंड करते हैं तो लैंड करने के बाद वो आपको एक क्रीम मास्क दिया जाता है। आपने वो शायद सन क्रीम भी कहते हैं उसको, वो स्किन के ऊपर लगा लेते हैं ताकि जितना भी एक्सपोज रीजन है वो उसके ऊपर सन की लाइट पड़े तो वो उससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। एक चीज़ और, इन कंट्रीज़ में अगर आपने देखे होंगे कुछ मैच तो उनमें ना वो मुंह पे क्रीम वगैरह लगाई होती है हाथ वगैरह पे, तो उसकी दो रीज़न बताई जाती हैं। एक ये है कि वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस, वो उससे स्किन वगैरह को प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा जो है ये स्किन कैंसर से बचने के लिए भी ये लगाई जाती हैं। जी हम देखते हैं। अच्छा जी, ये ना स्किन के बाहर वाले सेल्स हैं, इनको हम एक्टोडर्म कह लें। ये जो स्किन के सबसे बाहर वाले सेल, जब भी सन की लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे पड़ने के बाद ना, ये एक नॉर्मल इंसान है। अगर आप इसको देखें, ये जो बाहर वाली लेयर्स है ग्रीन कलर की, हम इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर रेड वाली जो है ये ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में जिस जगह पे सेल होगा वहाँ पे ब्लड वेजल्स हैं, क्योंकि ब्लड वेजल्स का बेसिकली काम होता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई करना। उसके बाद ये जो ब्लू कलर वाला रीजन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ब्लू कलर वाला रीजन है ना, ये ब्लू कलर वाला रीजन जो है इसको हम बेसल बैरियर भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसल बैरियर, और इसको बेसल लैमिना भी कहते हैं, और ये नॉन सेल्यूलर होता है, ये नॉन सेल्यूलर है। अब देखें, जब यहाँ पे स्किन के अंदर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ेंगी, पड़ने के बाद ना ये जो सेल्स हैं इनके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके जहन में आया होगा कि इनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन क्यों स्टार्ट होगी, उनको डिस्कस करने के लिए मुझे ज़रा थोड़ा सा सेल साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, उसको बताता हूँ। बहरहाल फिलहाल देखें, इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एक मैनर्स में सेल अरेंज थे, जो ही सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल हैं वो हो गए इर्रेगुलर। जब यहाँ पे इर्रेगुलर हुए तो ये जो मेरे पास है ये बन गया एक ट्यूमर। अगर तो ये ट्यूमर यहाँ पे फिक्स रहे तो इसको कहेंगे बिनाइन ट्यूमर, और अगर यहाँ से ये सेल जंप करके मूव करके चला जाए ब्लड वेजल्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रेड कलर वाली है इसको हम बोलते हैं ब्लड वेजल्स। अगर तो ये चला जाए ब्लड वेजल्स के अंदर तो यहाँ से स्किन से ब्लड वेजल हार्ट, लंग्स, किडनी में, इनके पूरी बॉडी में मूव करता है, और जिस जिस जगह पे जाके इफेक्ट करेगा, ये जो पहला इसका इनिशियल इफेक्ट था इसको हम कहते हैं प्राइमरी एरिया। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एरिया।
और प्राइमरी एरिया के बाद नए रीजन में जाके जिस जगह पे इफेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एरिया। अब ये जो फॉर एग्जांपल यहां से मूव करके ये चला गया किडनी के अंदर, तो वहां पे किडनी कैंसर हो जाएगा। लंग्स के अंदर गया तो लंग्स कैंसर है, हार्ट में गया तो हार्ट कैंसर है। जिस भी जगह पे जाएगा ये कैंसर काज करेगा, ठीक है जी। तो ऐसे को हम, ये प्राइमरी भी समझ आ गया, सेकेंडरी भी आ गया। एक टर्म यहां पे बोली जाती है मेटास्टेसिस। मेटा का बेसिकली मतलब होता है चेंज होना। दो स्टेसिस वर्ड स्टेज से निकला है, दो डिफरेंट स्टेजेस के दरमियान चेंज आना, कि जब एक जगह से कैंसर सेल मूव करके दूसरी जगह पे जाके सेकेंडरी प्लेस पे जाके उसने इफेक्ट शो किया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। समझ आ रही है? तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एक्सप्लेन विद वेरी वेल मेथड्स जी। अब हमने ये देखना है कि ये जो सेल्स है ना, इसके अंदर कैंसर क्यों काज हुआ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेल के अंदर कैंसर जो होता है ना, बेसिकली सेल की डिवीजन को कंट्रोल करते हैं जीन। मैंने सेल साइकिल में बड़ी डिटेल में इसको बताया था। जो बच्चा कैंसर वाला टॉपिक देखे ना एक दफा, जस्ट वो सेल साइकिल जो इस चैप्टर का इनिशियल टॉपिक है उसको देखे, ठीक है। यहां पे क्या है कि हमारे पास ना, हमने बात करनी है अब किसकी? सेल साइकिल की, और रीजंस बतानी है कि इसकी रीजंस क्या है कैंसर की। कैंसर की इन्वायरमेंटल फैक्टर रीजन हो सकती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके अलावा हमारी बॉडी में बेशुमार ऐसे जीन जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, वो काम करना छोड़ दें, तो सेल अपनी मर्जी से डिवाइड करता रहता है। अब वो काम क्यों नहीं करते, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ केमिकल्स का जिक्र करते हैं, म्यूटेजेंस। ये ऐसी केमिकल्स हैं जो डीएनए के अंदर चेंज लाते हैं, म्यूटेशंस हो गई है। प्रीवियस चैप्टर में जो लास्ट वाला टॉपिक था हमारा, वो म्यूटेशन थी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपने वहां पे पढ़ी थी, पॉइंट म्यूटेशन पढ़ी थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ी थी। तो इन म्यूटेशन की वजह से भी जो है ये हमारे पास चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करता रहता है। एक चीज और, जब भी आप सेल साइकिल को देखें, इसमें माइटोटिक फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। मैंने वहां पे बताया था कि जब सेल एक फेज से दूसरे फेज में एंटर होगा ना, तो उसमें डिफरेंट चेक पॉइंट हैं। वो जो चेक पॉइंट है वो चेक करेंगे सेल को, अगर तो वो सेल ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल G1 फेज है, जो चीजें G1 फेज में बननी है, मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑर्गेनेलिस की कॉपीज बनती हैं और न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनती हैं। बनने के बाद S फेज में जाएगा। अगर इसमें वो तमाम चीजें नहीं बन पाती तो चेक पॉइंट उसको आगे एंटर नहीं करता। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से चेक पॉइंट ही डैमेज है, तो वो बगैर चेक किए सेल अगले फेज में एंटर होते रहते हैं और डिवाइड कर करके वहां पे ट्यूमर्स बना देते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन से। फिर वहां पे अब कैंसर होता है। अब कैंसर का मैंने बताना कि ये क्रीपर क्या है। स्टूडेंट, अगर आप यहां पे देखें तो बेशुमार हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। मैंने यहां पे बताया था कि बॉडी के अंदर जिस जगह पे सेल है वहां पे ब्लड वेसल ने पहुंचना है, क्योंकि उसको खुराक मिलनी है। ये जो ब्लड वेसल है ना, ये क्या करेगी? जाहिरी बात है, अगर सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी तो ब्लड वेसल स्पीड से डिवाइड करके हर सेल तक पहुंचेंगी। जब ब्लड वेसल स्पीड से डिवाइड करके हर सेल तक पहुंचेंगी तो इस तरह नजर आ रहा होता है जैसे ये क्रीप कर रही हैं, स्नेक की तरह रेंग रही हैं, और उसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कैंसर। और यहां पे एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर हम कहते हैं कि एक हमारे पास नॉर्मल सेल्स है और नॉर्मल सेल्स के साथ एक जो है एबनॉर्मल सेल्स मीन के कैंसर सेल्स है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है जी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक चीज जिक्र करते हैं जी, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो। ये चेंज हो जाती है। ये कैसे चेंज हो जाती है? हम स्टूडेंट को अक्सर बताते हैं कि ऐसे सेल जो कैंसर सेल्स होते हैं, ये एक मेरे पास सेल ऊपर मैंने बना लिया, एक नीचे बना लिया। हम कहते हैं जी ऐसे सेल जो नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल उसमें ये रेशो है। जो एब नॉर्मल है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक न्यूक्लियस का साइज बढ़ता नहीं है, न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहता है, जस्ट साइटोप्लाज्म का साइज कम हो जाता है। मैं इसको समझाने के लिए बताता हूं।
मेरे पास ना ये एक लाइन है ए और ये है लाइन बी, ए और बी, कौन सी बड़ी है? ए। आप बताएं कौन सी बड़ी है? बी। हालांकि मैंने बी को बढ़ाया नहीं है, जस्ट ए को कम किया है, तो बी बढ़ गई ऑटोमेटिकली। समझ आ रही है? यहां पे मैं आपको नम्स और एंटी टेस्ट एमसीक्यूज अगर एक दो करवाऊं, उसकी प्रैक्टिस तो देखें। यहां पे मैं ज़रा इसका कैलकुलेटर जो है वो ले लेता हूं और कैलकुलेटर से फिर आपको जो है मैं करवाता हूं। अगर मैं आपको बताऊं जी कि हमारे पास जो है एक सेल है, उसके अंदर अगर हमने उसकी साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो देखनी है, एग्जांपल देता हूं, उसमें साइटोप्लाज्म की जो रेशो है ना वो है 4.5 है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की रेशो है 0.25। ये जी नॉर्मल है। हम डिवाइड करते हैं, देखना है कि इसकी परसेंटेज क्या आती है। 4.5 डिवाइडेड 0.25 जी, नॉर्मल रेशो है इनकी 18%। डिवाइड करके इसकी जो बनती है, सॉरी, डिवाइड करके इनकी जो रेशो है वो 18 है। अब अगर ये ऊपर साइटोप्लाज्म की वैल्यू है, नीचे न्यूक्लियस की है, मैंने न्यूक्लियस की वैल्यू को ना ही बढ़ाया है ना ही कम किया, साइटोप्लाज्म की वैल्यू को कम करते हैं, 3.5 कर देते हैं। अब देखें 3.5 डिवाइडेड 0.25 14। देखें जी, रेशो तो जो है वो कम हो गई है, मतलब कि साइटोप्लाज्म की रेशो कम होने से न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो बढ़ गया है। तो साइटोप्लाज्म के कम करने से, अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर अगर न्यूक्लियस का साइज उतना रहता है तो साइटोप्लाज्म का साइज कम क्यों होता है? स्टूडेंट देखें, अगर आपने सेल साइकिल वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने वहां पे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह बताई थी कि माइटोटिक फेज से जब सेल G1 फेज में जाता है ना, तो G1 फेज का अकॉर्डिंग टू योर बुक्स 9 आवर्स का ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बेशुमार कॉपीज बनती हैं। किसकी? साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज की। फिर सेल जाता है एस फेज में। अगर यहां पे चेक पॉइंट ही नहीं है तो सेल यहां पे 9 आवर्स स्टे कर ही नहीं सकता। सेल यहां पे फॉर एग्जांपल करता है जी 4.5 आवर्स। वो तमाम ऑर्गेनेलिज जो बननी थी 9 आवर्स में, अब सेल ने यहां पे स्टे नहीं किया, सेल ने स्टे किया 4.5 आवर्स। तो क्या साइटोप्लाज्म उतना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सेल तो एस फेज में एंटर हो गया। तो इस तरह हर सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म की रेशो कम होते होते हमें न्यूक्लियस की रेशो ज्यादा नजर आती है। और तमाम कैंसर सेल जो हैं, अगर हम उनको, तमाम कैंसर सेल को अगर हम चेक करें तो चेक करने के बाद जो उनका न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर डीएनए की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। तो एक स्टूडेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये मूव क्यों करता है? मैंने पहले भी क्वेश्चन छोड़ा कि मैं इसको बताता हूँ। बिनाइन फिक्स क्यों है, मैलिग्नेंट जो है वो मूव क्यों करता है? देखें जी स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास एपिडर्मस, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल डिवीजन होती है, ट्यूमर बन जाता है इसके अंदर। जब इसके अंदर ट्यूमर बनेगा, उसने अब मूव करना है। तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि हमारे पास ये दो सेल हैं, ये दो सेल जो हैं ये आपस में कंप्लीटली कनेक्टेड हैं। किन के जरिए? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के जरिए। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के जरिए ये आपस में कनेक्टेड हैं। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इस तरह की तमाम चीजें आती हैं। अच्छा जी, देखें अब ना ये सेल्स आपस में अरेंज हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर यहां पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो ट्यूमर में क्या होगा कि दो सेल्स का आपस में कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगी, उनकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि वही सेल कुछ ऐसे एंजाइम बनाएंगे जिन एंजाइम को हम बोलते हैं प्रोटीएज, और प्रोटीएज के साथ लाइपेज। वो क्या करते हैं कि एक तो सेल के दरमियान आपस में कनेक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब सेल आज़ाद हो गया। जब सेल आज़ाद हो जाएगा, ये सेल आज़ाद हो गया, अब इसने ब्लड वेजल में आना है। तो सेंटर में एक बैरियर है जिसको हम बेसल लैमिना कहते हैं। अब ये बैरियर को कैसे क्रॉस करेगा? क्योंकि बैरियर नॉन सेल्यूलर है, वही चीज़ कि जो यहाँ पे सेल के आपस में डिफरेंट एंजाइम ने काम किया और सेल को आज़ाद कर दिया, इसी तरह यहाँ पे वो एंजाइम काम करेंगे और सेंटर से मूव करके सेल आ जाएगा ब्लड में। और जब ब्लड में आ जाएगा तो वो इजीली पूरी बॉडी में जिधर मर्जी मूव करे, उसकी अपनी मर्जी है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कैंसर का, तो इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।